एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 34। इस सिलेक्शन बैच में आपको मिल रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, किट का कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स सेड बाय। किसके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिड। विलियम हैजलिड ने ये स्टेटमेंट कहा है। विलियम हैजलिड का ये स्टेटमेंट आधा है, इसका पूरा स्टेटमेंट है, इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। तो ये फुल स्टेटमेंट है विलियम हैजलिड ने जॉन विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 661। अकॉर्डिंग टू John Milton's prose is an outpouring of splendors that suggest the noblest poetry. किसने कहा है? हिप्पोलिटेन, लेमार्टाइन, जॉन बनियन या नन? क्वेश्चन नंबर 661 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिप्पोलिटेन ने कहा है जॉन मिल्टन्स प्रोज इज एन आउटपोरिंग ऑफ स्प्लेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 662। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रिज इज ए लाइन फ्रॉम जॉन मिल्टन्स पोएम। जॉन मिल्टन की किस पोएम से ये लाइन ली गई है? पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन अगोनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट या नन? नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, रोने के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं है। नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, और छाती पीटने के लिए, विलाप करने के लिए भी यहाँ कोई नहीं है। तो ये लाइन ली गई है जॉन मिल्टन की पोएम है सैमसन अगोनिस्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 663। द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स इज कॉल्ड। अजनबियों से जो डर है उसको क्या कहेंगे? टॉक्सीफोबिया कहेंगे, साइबोफोबिया, जेनोफोबिया या नन? क्वेश्चन नंबर 663 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनोफोबिया। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों का डर, जेनोफोबिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 664। सर पासिस मोस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ व्हाट इज ऑफन कॉल्ड द पैगन रिनेसा? पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन अगोनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट या लाइसिडास? सर पासिस मोस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ व्हाट इज ऑफन कॉल्ड द पैगन रिनेसास, मतलब एक पोएट्री है जो पैगन रिनेसा से भी आगे चली गई है। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे लाइसिडास की बात हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसिडास। लाइसिडास surpasses most of the poetry of what is often called the pagan Renaissance. Question number 665. The hungry sheep look up and are not fed is line from John Milton's poem. ये लाइन जॉन मिल्टन की किस पोएम से ली गई है? पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन अगोनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट या लाइसिडास? ये फ्रेज है हंग्री शिप, इस फ्रेज को याद रखिएगा। ये फ्रेज आया है लाइसिडास पोएम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसिडास से ये लाइन ली गई है, द हंग्री शिप लुक अप एंड आर नॉट फेड। क्वेश्चन नंबर 666। ये लाइन बतानी है विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ये लाइन ली गई है? एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द मीडोज एंड द वुड्स। टिंटन अवे से लाइन ली गई है, प्रिल्यूड से लाइन ली गई है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से लाइन ली गई है या नन? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है टिंटन अवे की। टिंटन अवे से ये लाइन ली गई है, याद कर लीजिएगा। एंड रोज थ्रू ऑल थिंग्स देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ मीडोज एंड द वुड्स। क्वेश्चन नंबर 667। द हार्वेस्ट ऑफ द क्वाइट आई दैट ब्रोड्स एंड स्लीप्स ऑन हिज ओन हार्ट। ये लाइन आपको बतानी है किस पोएम से ली गई है? टिंटन अवे से, द प्रिल्यूड से, ओट ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से, अ पोएट्स एपिटैफ से? द हार्वेस्ट ऑफ क्वाइट आई। क्वेश्चन नंबर 667 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ पोएट्स एपिटैफ से लाइन ली गई है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। इसी पोएम से ये लाइन ली गई है, द हार्वेस्ट ऑफ क्वाइट आई दैट ब्रूड्स एंड स्लीप्स ऑन हिज ओन हार्ट। आपको लाइन भी पता चली है, ये भी पता चला है कि पोएट्स एपिटैफ पोएम किसकी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये। क्वेश्चन नंबर 668। द फियर ऑफ फूड, फूड का डर क्या कहलाता है? टॉक्सीफोबिया, साइकोफोबिया, जेनोफोबिया या नन?
क्वेश्चन नंबर 668 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइबोफोबिया फियर ऑफ फूड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 669 is a short piece of writing that expresses the author's argument और perspective on a subject। तो भी एक शॉर्ट पीस है राइटिंग का, एक्सप्रेस करता है ऑथर्स के आर्गूमेंट को और उनके दृष्टिकोण को। शॉर्ट स्टोरी कहलाता है या ऐसे कहलाता है, नॉवेल या नन। क्वेश्चन नंबर 669 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे। ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, ऐसे एक शॉर्ट पीस है राइटिंग का दैट एक्सप्रेस करता है ऑथर्स इसमें अपने आर्गुमेंट, अपने तर्क को और अपने दृष्टिकोण पर ऑन अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर। ये देखिए पर्पस क्या होता है ऐसे का, ऐसे आर रिटन टू इन्फॉर्म, ऐसे लिखे जाते हैं इन्फॉर्म करने के लिए। स्ट्रक्चर ऐसे कैन बी फॉर्मल इनफॉर्मल, ऐसे फॉर्मल भी हो सकते हैं इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। विथ फॉर्मल ऐसे बीइंग मोर एकेडमिक इन नेचर एंड टैकलिंग सीरियस टॉपिक्स। जो फॉर्मल ऐसे होते हैं वो मोर एकेडमिक होते हैं नेचर में और सीरियस टॉपिक्स पर बात होती है उसमें। ऐसे डिफर फ्रॉम ट्रीटाइज और डिजर्टेशन, जो ऐसे होते हैं ट्रीटाइज और डिजर्टेशन से अलग होते हैं। द फॉर्मल ऐसे और आर्टिकल इज रिलेटिवली इम्पर्सनल, जो फॉर्मल ऐसे होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं और इनफॉर्मल ऐसे फेमिलियर और पर्सनल ऐसे होते हैं। आपको ये याद करना है कि फॉर्मल ऐसे इम्पर्सनल ऐसे होते हैं और इनफॉर्मल ऐसे पर्सनल ऐसे होते हैं, इतना आपको याद करना है। फॉर्मल ऐसे इम्पर्सनल होते हैं और इनफॉर्मल ऐसे पर्सनल ऐसे होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसे, जैसे टी.एस. इलियट का ऐसे है आफ्टर स्टेन्स गॉड्स, ये ऐसे का ही एग्जाम्पल है जो कि टी.एस. इलियट ने लिखा है। नोट्स टूवर्ड्स द डिफिनीशन ऑफ कल्चर, ये भी टी.एस. इलियट का ही है। फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। माइकल डी मॉन्टेग्नी, ये फादर ऑफ ऐसे है, फादर ऑफ ऐसे माइकल डी मॉन्टेग्नी है। और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे ये फ्रांसिस बेकन है। और फादर ऑफ प्रिंस ऐसे किसको कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि फादर ऑफ प्रिंस ऐसे किसको कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन और फादर ऑफ ऐसे माइकल डी मॉन्टेग्नी। और फादर ऑफ प्रिंस ऐसे किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रांसिस बेकन ऐसे आर रिटन इन एन अफोरिस्टिक स्टाइल, फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे है वो लिखे गए अफोरिस्टिक स्टाइल में, कैरेक्टराइज्ड बाय अफोरिज्म, ब्रेविटी एंड डायरेक्टनेस। तो फ्रांसिस बेकन का जो लिखने का स्टाइल है वो अफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं। ये अफोरिस्टिक स्टाइल भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 670 is a literary device that describe a moment when a character has a sudden realization or insight that changes their understanding of themselves or the world। किसकी बात हो रही है, इपिफेनी, इपिथेलमियन, इपिथेट या नन। ये एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस है, इसमें डिस्क्राइब किया जाता है एक मोमेंट यानी एक क्षण को, व्हेन अ कैरेक्टर एज अ सडन रियलाइजेशन, जब एक कैरेक्टर को अचानक से एक रियलाइजेशन होता है, एहसास होता है या एक अंतर्दृष्टि जागती है कैरेक्टर के अंदर, दैट चेंज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ ऑल द वर्ल्ड, और एक बदलाव देता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को या एक वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 670 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इपिफैनी। इपिफैनी एक लिटरेरी डिवाइस है, इसमें कैरेक्टर्स को अचानक से एक सोच उत्पन्न होती है, एक अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है या एक एहसास अचानक से उसको जागृत होता है। तो ऐसी लिटरेरी डिवाइस को इपिफैनी कहते हैं। इसमें कैरेक्टर को सडन रियलाइजेशन होता है, अचानक से एक एहसास जागता है और चेंज करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी समझ को चेंज करता है। तो ये इपिफैनी लिटरेरी डिवाइस है। द प्ले टाइटल ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट में हॉलीडे ऑफ इपिफैनी आया है। तो याद कर लीजिए हॉलीडे ऑफ इपिफैनी किस प्ले में आया है, तो ट्वेल्थ नाइट में आया है।
revelation and new beginnings, making the concept of epiphany particularly relevant to the story। तो आप इतना याद कर लीजिए कि हॉलीडे ऑफ इपिफेनी किस प्ले में आया है, ट्वेल्थ नाइट में आया है। जेम्स जॉयस इज क्रेडिट विद पॉपुलराइजिंग द टर्म इन लिटरेचर। जेम्स जॉयस को क्रेडिट दिया जाता है पॉपुलर करने का इस टर्म को। इन हिज अर्ली वर्जन ऑफ अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, इनका एक वर्क है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, इसी में इन्होंने ये टर्म दिया है एपिफेनी का। इसी वर्क से ये जो टर्म है ये पॉपुलर हुआ है। और जेम्स जॉयस डिफाइंड एपिफेनी, जेम्स जॉयस है उन्होंने डिफाइन किया एपिफेनी को सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन के रूप में। तो ये भी याद कर लीजिए कि जेम्स जॉयस ने डिफाइन किया एपिफेनी को सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन के रूप में। एपिफेनी मीन्स अ मैनिफेस्टेशन और शोइंग फोर्थ, and by Christian thinkers was used to signify a manifestation of God's presence within the created world। Question number 671, poetry is a mirror which makes beautiful that which is distorted, is quote by romantic poet। किसके द्वारा यह कोट कही गई है पोएट्री की? विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब या पीबी शैली या नन? क्वेश्चन नंबर 671 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीबी शैली ने कहा है पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड। ये कोट आई है पीबी शैली का एक वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, इसी में ये कोट दी है। क्वेश्चन नंबर 672, इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द प्रिल्यूड पार्टिकुलरली इन स्पॉट्स ऑफ टाइम, मतलब स्पॉट्स ऑफ टाइम वर्ड्सवर्थ ने ये टर्म दिया है प्रिल्यूड में। अब आपको बताना है कि किस बुक में ये टर्म आया है, बुक 12 में, बुक 11 में, बुक 9 या बुक 7। स्पॉट्स ऑफ टाइम एक फ्रेज है, इस फ्रेज को विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है अपने वर्क द प्रिल्यूड में। अब किस बुक में दिया ये आपको बताना है। तो 672 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक 12 में आया है। स्पॉट्स ऑफ टाइम होता क्या है, देखिए स्पॉट्स ऑफ टाइम is a concept coined by English poet William Wordsworth to describe small memorable events that take place outdoors and in touch with nature। Wordsworth believed that these events have lasting quality and can lift us up when we are fallen। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया इसको एक मेमोरेबल इवेंट्स के रूप में, एक ऐसा क्षण है जिसको यादगार रहता है वो इवेंट। टेक प्लेस आउटडोर्स, और ये बाहर रहता है, और टच इन नेचर, और नेचर के टच में रहता है। जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट पल है, यादगार पल है, वो नेचर के साथ टच में रहता है, बाहर घर के बाहर रहता है। उस रूप में ये डिस्क्राइब किया स्पॉट्स ऑफ टाइम को। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड, वर्ड्सवर्थ का मानना है कि दीज इवेंट्स, जो ये इवेंट है, जो यादगार पल है, ये लास्टिंग क्वालिटी एंड कैन लिफ्ट अस अप व्हेन वी आर फॉलन, जब हम गिर रहे होते हैं तो हमको ये जो टर्म है, ये जो इवेंट है, ये हमको ऊपर उठाता है। वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि ये जो इवेंट है, जो हमारे यादगार पल है, जब हम गिर रहे होते हैं तो ये हमारे यादगार पल है, ये हमको ऊपर उठा सकते हैं। तो इस रूप में इन्होंने डिफाइन किया है स्पॉट्स ऑफ टाइम को। कुल मिला के स्पॉट्स ऑफ टाइम एक मेमोरेबल इवेंट्स होते हैं, यादगार पल होते हैं, उसी को स्पॉट्स ऑफ टाइम बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 673, वॉज नोन एज द सेज ऑफ हाईगेट, मतलब सेज ऑफ हाईगेट के रूप में कौन जाने जाते हैं? पीबी शैली, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स या नन? क्वेश्चन नंबर 673 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज को सेज ऑफ हाईगेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 674, द फियर ऑफ बीइंग पॉइजन इज कॉल्ड, जहर देने का डर क्या कहलाता है? टॉक्सीफोबिया, साइबोफोबिया, जेनोफोबिया या नन? क्वेश्चन नंबर 674 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉक्सीफोबिया। क्वेश्चन नंबर 675, believes that Lucy Gray is the most haunting of the all his ballads of childhood। कौन मानते हैं कि लूसी ग्रे इज द मोस्ट हॉन्टिंग ऑफ द ऑल हिज ballads of childhood?
मैरी मूरमैन, पीबी शैली, सैमुअल टेलर कॉलरिज या नन? क्वेश्चन नंबर 675 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैरी मूरमैन का मानना है कि लूसी ग्रे इज द मोस्ट हॉन्टिंग ऑफ ऑल हिज बैलेट्स ऑफ चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड की उनकी सभी बैलेट से सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग लूसी ग्रे को माना है मैरी मूरमैन ने। ये एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 676, Behold within the Levisade those bright blue eggs together laid। ये लाइन बतानी है किस पोएम से ली गई है? टिंटन अवे से, द प्रिल्यूड, ओट ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, द स्पैरो नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 676 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द स्पैरो नेस्ट की ये फेमस लाइन है। द स्पैरो नेस्ट ये लिरिक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है टाउन एंड ग्रासमेयर में इन 1801। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807 में इनका 2 वॉल्यूम्स आया था पोएम्स का, इसमें ये पब्लिश हुई थी 1801 में लिखी गई थी टाउन एंड ग्रासमेयर में। बिहोल्ड विद इन द लिविसेड ये ओपनिंग लाइन है स्पैरो नेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 677, वर्ड्सवर्थ डेब्यू एज अ राइटर इन। वर्ड्सवर्थ ने डेब्यू किया था राइटर के रूप में किस ईयर किया था? 1785, 1787, 1782 या नन? क्वेश्चन नंबर 677 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1787। 1787 में इन्होंने डेब्यू किया था एक राइटर के रूप में। एक्सप्लेनेशन देखिए, वर्ड्सवर्थ डेब्यू एज अ राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। इन्होंने डेब्यू किया था एक राइटर के रूप में 1787 में जब उनकी एक सोनेट पब्लिश हुई थी यूरोपियन मैगजीन में, और सोनेट का नाम था सोनेट ऑन सीइंग मिस एलन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। ये वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पब्लिश पोएम है, याद कर लीजिएगा। यूरोपियन मैगजीन में इनकी सोनेट आई थी, फर्स्ट सोनेट, सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया। Question number 678. We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account। किसकी कोटेशन है? डॉक्टर जॉनसन की, राल्फ वाल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट, ऑस्कर वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 678 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.एस. इलियट की बहुत ही फेमस कोट है, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। Question number 679. Did my heart love till now? Forswear it. Sighed for. I never saw true beauty till this night is a line from। ये लाइन किस प्ले से ली गई है? रोमियो एंड जूलियट से, एज यू लाइक इट से, ओथेलो से या हैमलेट से? Did my heart love till now? Forswear it sight. For I never saw true beauty till this night। मतलब अभी तक मेरे हृदय ने, हमारे हृदय ने प्यार किया है क्या? अभी तक हमारे हृदय ने प्यार किया है। फॉर इट साइड, कसम खाओ नजरिए, साइड नजर। फॉर आई नेवर सॉ ट्रू ब्यूटी टिल दिस नाइट, इस नाइट मतलब इस नाइट तक मैंने इतनी सच्ची खूबसूरती को नहीं देखा है। ये कहा है रोमियो ने अपने प्ले रोमियो एंड जूलियट में, रोमियो करेक्टर है, उन्होंने कहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इज अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट स्पोकन बाय रोमियो। रोमियो ने कहा है व्हेन ही फर्स्ट सी जूलियट एट अ पार्टी, जब रोमियो जूलियट को फर्स्ट टाइम देखता है पार्टी में, तब वो कहता है डिड माई हार्ट लव टिल नाउ फॉर स्वेयर इट साइट, फॉर आई नेवर सॉ ट्रू ब्यूटी टिल दिस नाइट। क्वेश्चन नंबर 680, माई सिस्टर प्रिफर्स टी देन कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 680 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिफर के साथ देन का नहीं टू का यूज होता है, तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा माई सिस्टर प्रिफर टी टू कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच। क्वेश्चन ऑफ द डे, पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डिके द वेजिटेशन ऑफ डिविनिटी ऑन मैन। ये कोट
कहाँ से ली गई है, किसने कही है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।